हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस में 2 सेशन आप लोग कर चुके हैं और ये दोनों के दोनों सेशन किसके थे? एरर्स के थे, ठीक। और एक बेसिक लेवल का था, एक एडवांस लेवल का था। जिन लोगों ने नहीं देखा हो देख लीजिए और इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ और जिन लोगों ने देखा है वो लोग आगे बढ़ें। और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 किस पर बेस्ड है? आज है ये फिलर पर बेस्ड और चौथा मिलेगा आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर बेस्ड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके हम तीनों मोड में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तीनों मोड का मतलब क्या हुआ कि एरर के मोड पर, फिलर के मोड पर और इम्प्रूवमेंट के मोड पर, ठीक है। तो वर्ब फॉर्म में हम लोगों ने वही किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी वही करेंगे। एक मोड आप कर चुके हैं, दूसरा तीसरा मोड अब हम लोग करने जा रहे हैं और दूसरा मोड है हमारा आज फिलर का, ठीक है। तो फिलर में एक ही सेट है जिसमें 25 क्वेश्चन बने हुए हैं और रूल्स वही हैं जो पहले आपको पढ़ा चुके हैं और जो एरर में भी तमाम सारे रूल्स मिले थे वही फिलर में भी मिलेंगे। करने में मज़ा आएगी, आप लोगों ने वो वाला कर रखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पीडीएफ की जहाँ तक बात है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले पीडीएफ निकाल के सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद करते हैं तो कुछ ज़्यादा मज़ा आएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। और ये रहा आज का आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला जो है उसमें लिखा है कि स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, ठीक है। तो जब मैं आप लोगों को आखिरी वाला सेट करा रहा था तो उसमें मैंने आपको कुछ पेयर वर्ड्स दे रखे थे, ठीक है। और पेयर वर्ड्स में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी था। ग्रुप सी में कुछ फैमिली रिलेशंस थे, ग्रुप बी में टाइम एंड टाइड था, फायर एंड वाटर था और गोल्ड एंड सिल्वर था। ये थी चीज़ें थी। हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर था, फायर एंड वाटर था, टाइम एंड टाइड था। बी में केवल यही थे। तो बी और सी के लिए क्या लगी थी? प्लूरल वर्ब। और ग्रुप ए में बहुत सारे वर्ड्स थे पेयर में जिनके लिए क्या लगी थी? सिंगुलर वर्ब लगती थी, जिसमें राइस एंड करी है, ठीक है। क्राउन एंड ग्लोरी है, हॉर्स एंड कैरियज है और इसी तरह से बहुत से कमिंग एंड गोइंग थे, ठीक है। राइज एंड फॉल था और उसी में था स्लो एंड स्टडी भी, ठीक है। तो पेयर वर्ड्स के पहले वाले ग्रुप में पहली वाली लिस्ट में है स्लो एंड स्टडी, जिसमें इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगती थी, ठीक है। और ग्रुप बी और सी के साथ इसके साथ प्लूरल फॉर्म लगती थी और ग्रुप ए वाले में सिंगुलर फॉर्म लगी थी। और ये जो आपका पेयर वर्ड है ग्रुप एंड स्टडी, ये पहले वाले लिस्ट का है। तो पहली वाली लिस्ट का मतलब क्या हुआ? इसमें हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। अच्छा, तो सिंगुलर वर्ब ढूंढते हैं कौन सी है। ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये तो प्लूरल वर्ब हो गई, ये लगेगा नहीं। और विल विन, ठीक है। देखते हैं कि सेंटेंस का नेचर क्या है। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, जो धीमा किंतु निरंतर होता है वो रेस जीतता है। अब जीतता है तो ये अगर देखा जाए तो एक प्रावर्ब है, ठीक है ना। क्या है ये? एक प्रावर्ब है, एक कहावत है। और कहावतें जो होती हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, इसलिए इनको किस में रखना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो थोड़ा टेंस का भी रेफरेंस आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने का मतलब अब आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला, क्योंकि इज विनिंग कंटिन्यूअस है और विल विन फ्यूचर में जा रहा। और ये एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल है, एक प्रॉवर्ब है। तो ये सारी चीज़ें जनरल ट्रूथ होती हैं, ऑलवेज ट्रू होती हैं, परमानेंट ट्रूथ होती हैं, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी। और आपका ऑप्शन इसी वजह से ए और डी ना हो करके बी होगा, ठीक है। विन में एस लगाना पड़ेगा, जब वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाती है, ये प्लूरल है, ठीक। अब आ जाओ आप अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 10 माइल्स। अब यहाँ आपको देखने में आ रहा होगा ना कि ये प्लूरल है 10 माइल्स, लेकिन इस 10 माइल्स से लेना देना नहीं। यहाँ क्या लिखा? अ लॉन्ग वे, अ लॉन्ग वे। तो जो भी कुछ आप यहाँ लगा रहे हैं, ये 10 माइल्स है, ये 10 माइल्स का जो कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली वो क्या कह रहा है? अ लॉन्ग वे। अ लॉन्ग वे का मतलब आप एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जैसे डिस्टेंस ए। जब हम 10 किलोमीटर को एक डिस्टेंस मान लेते हैं तो इसके साथ कैसी वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अब क्या लगाएंगे आप? इज लगाएंगे। ये बात हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। ये आर दोनों क्या हो गए? प्लूरल हो गए, लगेगा नहीं। हैज़ अ लॉन्ग वे होता नहीं, इज एम आर के साथ लगाना होगा तो इज अ लॉन्ग वे, ठीक, करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि द मेटल एंड मिनरल्स सेक्टर। अब आप सोचेंगे यहाँ मेटल्स लिखा है, यहाँ मिनरल्स लिखा है और इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है। प्लूरल प्लूरल ज्वाइंट विद प्लूरल, कितना प्लूरल होगा भैया, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल और एंड से जुड़ा हुआ है। एंड से ना जुड़ता, इनमें से कोई एक होता तब भी प्लूरल हो जाता। तो आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ क्या लगा लेना चाहिए, ठीक है, मिनरल एंड मेटल एंड मिनरल सेक्टर, ठीक है, डैश करेंटली हाईली वोलेटाइल, ठीक है ना। अब मान लो हम ये जो वाज है इसको आर कर दें, ठीक, आर कर दें। अब क्या करेंगे अब आपको एक मिला हैज, तो हैज़ तो होगा नहीं, हैज़ करेंटली हाईली वोलेटाइल ये नहीं होगा। अब आर है, वाज है और इज है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक बात बताएं आपको, यहाँ जो भी वर्ब लगेगी वो किसके लिए लगेगी, जो भी वर्ब लगेगी ना वो सेक्टर के लिए लगेगी। ये मिनरल्स एंड मेटल्स, ये नहीं, मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर, ये प्लूरल नहीं हुआ, समझ रहे हैं, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, द मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर। और दूसरी बात यह है ना कि एक के पहले द लगा हुआ है, दोनों के पहले द नहीं लगा हुआ है, ये बात आपको अच्छे से पता हो। द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर। अच्छा, दो तब होते ना जब हम यहाँ भी द लगाए होते, द मेटल्स एंड द मिनरल्स सेक्टर, ऐसे लिखा होता, द मेटल्स एंड द मिनरल्स सेक्टर। अगर ऐसे लिखा होता तो इसको हम दो मानते। अभी क्या मानेंगे, एक बार द लगा है, दूसरे के पहले द नहीं लगा है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक ही सेक्टर मानेंगे। और वैसे भी मेटल और मिनरल सेक्टर एक ही सेक्टर होता है ना, ये दो अलग अलग सेक्टर नहीं होते हैं, इसलिए इनके साथ क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे। अब मैंने कहा था मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये वाज की जगह पर ये आर मान के चलिए आप। एक हैज है, एक आर है, एक वाज है और एक इज है, ठीक, समझ में आ गई बात। तो यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। कारण क्या है, एक बार दा लगा है, दोबारा नहीं लगा है। दूसरा, मेटल्स और मिनरल सेक्टर को एक ही सेक्टर माना जाता है, दो अलग अलग सेक्टर नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी, ईच मैन एंड ईच वुमेन। अब यहाँ मैन है और यहाँ वुमेन है, ठीक। आप सोचोगे आपके प्लूरल हो जाना चाहिए और ये लगा आपका एंड। तो ऐसे देखने में तो लग रहा है कि मैन और वुमेन दोनों अलग हैं और एंड से जुड़े हैं, तो प्लूरल माना जाना चाहिए, ठीक है, आपका सोचना सही है। पर बात यह है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था ईच एवरी का यूज़, तो मैंने आपसे बताया था कि जैसे ईच लगा हुआ है, तो ईच लगा के आप 1 2 3 नहीं, ये मतलब कम से कम अगर आप 25 नहीं, पर 2 4 100 250 300 4 5 मतलब 2 4 10 हज़ार सब्जेक्ट जोड़ दीजिए। एंड लगाते जाइए, ईच लगाते जाइए, एंड लगाते जाइए, ईच लगाते जाइए। तो जब ईच लगा होगा ना सबके पहले, तो चाहे जितना जोड़ डालिए होगा सिंगुलर ही, ठीक, समझ में आ गई ना बात। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे जितने सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, पर अगर उनके पहले ईच लगा होगा तो वर्ब सिंगुलर ही होगी, एकदम सीधी सी बात। अब आ जाओ, ईच मैन एंड ईच वुमेन डैश राइट टू वोट। अब यहाँ पजेसिव लगाना है, मतलब इज वाज तो लगाना नहीं, यहाँ हैज है में कुछ आएगा, ठीक है। तो ये इज का तो काम खत्म हो गया। पजेस क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने का मतलब प्लूरल हो गई, ये भी हमारे काम की नहीं है। और ये हैव है, ये भी प्लूरल है, ये हमारे काम के नहीं है। अब क्या करेंगे आप, हमारे पास हैज है, यही होगा, ठीक है ना। तो दो चीज़ें थी, दो सिंगुलर थे, दो प्लूरल थे। फिर से आपको दिखाऊं, हैव प्लूरल है, पजेस प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है। लेकिन ईच मैन एंड ईच वुमेन इज राइट टू वोट तो होगा नहीं, तो आप विशेषता तो बता ही नहीं रहे, तो ये भी नहीं हो पाया, तो क्या होगा, पोजीशन में आना था, हैज होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। इन द ट्रैजिक एक्सीडेंट, ये घटना हो गई, नन ऑफ द 145 पैसेंजर्स डैश, एक दुखद घटना हुई, एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 145 पैसेंजर्स में से नन, कोई भी नहीं बचा, ठीक। अब बताओ,
अब क्या करना है कि 145 में से एक भी नहीं बचा, तो जो यहाँ पे वर्ब लगा रहे हो ना आप, किसके लिए लगा रहे हो? नन के लिए लगा रहे हो। क्यों? यहाँ ऑफ लगा है, ऑफ के बाद ये लगा है। मैंने आपसे बोला था एक सब्जेक्ट लगा हो, फिर लगा हो, फिर ऑफ लगा हो। इसके बाद जब आप वर्ब लगाओगे तो किसके लिए लगेगी? ये पहले वाले के लिए। ये प्रीपोजिशन ऑफ है ना, इसके पहले वाले के लिए लगेगी। तो यहाँ भी ऑफ लगा हुआ है ना, नन ऑफ द 145 पैसेंजर्स। तो जो वर्ब लगेगी वो किसके लिए लगेगी? ये नन के लिए लगेगी। और नन का मतलब क्या होता है? जीरो। जीरो सब्जेक्ट का मतलब वो सिंगुलर वर्ब ना, जब प्लूरल यहाँ लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोई नहीं बचा, कोई सिंगुलर लगाना है आपको। तो सिंगुलर लगाने में ये दोनों तो कट गए। अब बचा आपको इज सर्वाइविंग या सर्वाइव्ड। मतलब एक भी उस एक्सीडेंट में, भयानक एक्सीडेंट में 145 में से एक भी नहीं बचा। तो नन इज सर्वाइविंग, क्या लगाना पड़ेगा आपको? इज सर्वाइविंग। ठीक है, सर्वाइव्ड पास्ट में चली जाएगी, कोई नहीं बचा था ये हो जाएगा ना, कोई नहीं बचा है, कोई नहीं जीवित बचा। तो यहाँ पे क्या लगा दो? इज सर्वाइविंग लगा दो। ठीक, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? देखो, राम along with the members of the family and those of his friend, कितने लोग हो गए? एक हो गए राम, एक हो गए द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दूसरे उसके दोस्त के परिवार के लोग। तो कौन कौन है? राम है, फिर उसके परिवार के लोग हैं, और फिर प्लस उसके दोस्त के परिवार के लोग हैं। तो इतने लोग जा रहे हैं कहीं पर, डैश मूवी, इतने लोग कहीं जा रहे हैं मूवी। अब तो आपको सोचने में क्या लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग में आपको लगेगा प्लूरल, तो वाच प्लूरल है बीन प्लूरल है, और प्लूरल है। इतने प्लूरल लगे होंगे, पर लगे ना एक को नहीं लगेगा इनमें से, ना ये ना ये ना ये लगेगा। पूछो क्यों नहीं लगेगा? अब बात करो आके, यहाँ जो एंड लगा हुआ है ना, एंड किसको किसको जोड़ रहा है? मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली और उसके दोस्त की फैमिली। ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए लगा है अलोंग विद। और हमने आपको बताया था, याद करिए, आपको कंजंक्शन वाले में दूसरा या पहला रोल था ये, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड नॉट, एंड इन एडिशन टू, बिसाइड, एक्सेप्ट, इस तरह के ढेर सारे होते कि जब ये अलोंग विद से जुड़े होंगे और ये पहला सब्जेक्ट हुआ और ये सब दूसरा सब्जेक्ट हुआ, S2 हुआ, तो वर्ब किसको देख के लगती है? फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के लगती है ना, ये इसको देख के लगेगी। और राम सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाइए। ठीक है, तो अलोंग विद के पहले चूंकि राम है तो राम के अकॉर्डिंग वर्ब लगाइए। अब लगाइए वाज वाचिंग, ये सब प्लूरल है, इनमें से एक भी नहीं लगेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, लिखा है नॉट ओनली द रेबल लीडर, रेबल मतलब क्या हुआ? विद्रोहियों का नेता, बट आल्सो हिज मेन। आपको याद होगा कि हमने 4 बताए थे ना, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, आइदर आर और इतने थे। और मैंने कहा था कि इनसे जब कोई 2 सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे तो जो वर्ब होगी दैट शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट हमें पकड़ना है, तो हमारी ये रही वर्ब, और हमारे जो कंजंक्शन हैं जिससे जोड़ा गया है वो कौन है? नॉट ओनली है और बट आल्सो है। और उसके बाद द रेबल लीडर हो गया हमारा पहला सब्जेक्ट, और हिज मेन हो गया हमारा दूसरा सब्जेक्ट। यहाँ लगानी है वर्ब। तो जब नॉट ओनली बट आल्सो से 2 सब्जेक्ट जोड़े गए हों तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, एंड योर नियरेस्ट सब्जेक्ट इज हिज मेन। तो चूंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट हिज मेन है और हिज मेन क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है, आपको याद होगा ना, ये वाला MEN प्लूरल होता है और MAN सिंगुलर होता है। MEN हो गया तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। तो प्लूरल वर्ब लगने का मतलब कि वाज और इज तो कट गया, अब क्या बचा है? आर और वर बचा। और यहाँ क्या लिखा है बच्चा? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर लगने का मतलब आर गया, अब क्या बचा?
वर्ब बचा। ठीक है, क्लियर। चलो आओ 8वां क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में अ नंबर ऑफ रिफ्यूजीज, आपको याद होगा मैंने इस पर एक शार्ट वीडियो भी डाला हुआ है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का। बहुत ज़्यादा नहीं अब समझाएंगे, आप तो पहले से भी समझे हुए हो। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ से लगा होगा तो प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ से होगा तो सिंगुलर वर्ब। क्यों होगी ये समझा चुका हूँ। अ नंबर ऑफ लगा हुआ है, देखो अ नंबर ऑफ, तो हमें यहाँ क्या चाहिए? प्लूरल वर्ब चाहिए। प्लूरल वर्ब, और यहाँ देखो बीन लगा हुआ है, तो बीन के पहले प्लूरल वर्ब का मतलब क्या हुआ? अब इजय मार की तो कोई गुंजाइश नहीं, तो ये दोनों छोड़ ही दो, क्योंकि ये बीन लगा हुआ है, ये दोनों लगेंगे नहीं। बचा आपके पास हैज या हैव। अब हैव में से प्लूरल हमको चाहिए, तो क्या लगा दोगे? हैव लगा दोगे, सी वाला हो गया। ठीक है, अब एक बार सेंटेंस पढ़ के देख लो। सेंटेंस लिखा, अ नंबर ऑफ रिफ्यूजीज डैश बीन टर्न बैक एट द बॉर्डर। ठीक है, बहुत सारे रिफ्यूजीज को, नंबर ऑफ रिफ्यूजीज को बॉर्डर से वापस लौटा दिया गया। तो बहुत सारे लोग थे, इसलिए क्या होगा? हैव बीन टर्न्ड बैक। ठीक, हैव लगेगा। ये दोनों तो है, इस सिंगुलर का तो कोई मतलब नहीं था, और आर के साथ लगना ही नहीं है बीन। ठीक है, इसलिए कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, आ गए धीरे धीरे हौले हौले रफ्ता रफ्ता करके क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी देखते देखते यूं ही तो क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुंच जाएंगे। ठीक, आ जाओ, जस्ट एंजॉय। द नंबर ऑफ, अभी मैंने बोला था ना कि द नंबर ऑफ होगा तो क्या लगता है? अ नंबर ऑफ होता है तो क्या लगता है? तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। सिंगुलर वर्ब लगती है, तो ये रही आपकी दो सिंगुलर वर्ब, इन दोनों को काट दो। अब देखना है कि हाँ हैज़ लगना है या इज लगना है। तो लिखा है द नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड ऑन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पर जो किताबें छपी हैं डैश डिक्रीज्ड। अब डिक्रीज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इज तो लगेगा नहीं, तब क्या लगेगा? हैज लगेगा। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके पहले इज तब लगता है जब ये पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, अभी तो ये एक्टिव वॉइस में है ना, कि उनकी संख्या घट गई है, किताबों की संख्या घट गई, एक्टिव में होगा, इसलिए क्या लगेगा? हैज लगेगा, इज नहीं लगेगा। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखें 10 क्या कह रहा है जी, इनसे भी निपट लो। ये आए 10। ग्रेट डील ऑफ वर्क, मतलब बहुत सारा काम, ढेर सारा काम, मतलब ऊंट भर का काम। ठीक है, डैश पेंडिंग टू बी डन बिफोर द हॉलीडेज एंड्स, मतलब छुट्टियां खत्म होने के पहले बहुत सारा काम करना बाकी है। देखा, ग्रेट डील ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम, डैश पेंडिंग टू बी डन, किया जाना बाकी है। तो पेंडिंग, अब ये वर्ब की एनजी फॉर्म है तो इज एम आर ही लगाएंगे। इज एम आर लगाएंगे तो हैज हैव को तो गोली मारो पहले ही। बचा अब आपका इज और आर, तो बहुत सारा काम बचा है। तो वर्क अगर कार्य होता है, याद है आपको मैंने आपको कहा था कि वर्क अगर कार्य है, अगर किसी की रचनाएं हैं तब तो प्लूरल होगा। वर्क अगर कार्य है तो ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। उसके साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। तो ग्रेट डील ऑफ वर्क चूंकि ये कार्य है और इसके साथ हमें सिंगुलर लगाना है, तो क्या लगेगा? इज लगेगा। अब आर नहीं लगेगा, ये दोनों तो पहले ही कट गए थे। क्लियर। चलो अच्छा, आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एक हाथी, दो हाथी, तीन हाथी, चार हाथी। ये देखो मैंने 8 हाथी बना दिए। अब ये 8 हाथी नहाने जा रहे हैं या ये सारे के नहाने जा रहे हैं? एक झुंड में 8, 10, 12, 25 चाहे जितने हाथी हों, हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो क्या है? अ हर्ड है, एक झुंड है। और याद करो मैंने आपको बताया था कि जब कलेक्टिव नाउन होगा, क्या होगा? जब कलेक्टिव नाउन होगा, और ये हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर होगा, कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब। यही कलेक्टिव नाउन अगर प्लूरल होगा तो इसके साथ क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब। तो जैसे जहाँ पे हर्ड लिखा है वहीं पर लिखा होता हर्ड्स। हर्ड्स होता तो कई झुंड हैं, हाथियों के कई झुंड हैं, कई झुंड होते तो प्लूरल लग जाता। अब 50 हाथियों का एक झुंड है, तो जो एक झुंड के लिए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे।
क्योंकि यहाँ हम एक एक हाथी के लिए नहीं बल्कि पूरे झुंड के लिए वर्ब लगा रहे हैं। और दूसरा फंडा मैंने क्या बताया था, ऑफ लगा हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एलिफेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं, हर्ड के अकॉर्डिंग लगेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो सिंगुलर वर्ब में देखो कम जो है वो क्या है, प्लूरल वर्ब है, ये लगेगी नहीं। आर कमिंग प्लूरल वर्ब है, लगेगा नहीं। अब लिखा है कम्स और हैज़ कम। अब यहाँ क्या लिखा है, टू द रिवर बैंक, टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर एवरी इवनिंग लिखा ना। एवरी इवनिंग का मतलब क्या हुआ, हर शाम को। तो हर शाम को आने का मतलब हुआ कि ये हाथियों का क्या है, रूटीन है। अगर उनकी आदत है तो क्या करेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, कम्स होगा, ठीक। एवरी इवनिंग एवरी मॉर्निंग कहने से वो चीज़ रूटीन की हो जाती है और रूटीन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया जाएगा। क्लियर। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कह रहे हैं 12 में, चलो इनको भी देख लेते हैं। 12 कह रहे हैं 10 टाइम्स 5 डैश 50। तो 10 टाइम्स 5 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू नहीं प्लस होगा, ठीक है। देख लो, मैथ तो मुझे बहुत आती नहीं। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 मतलब ऐसे ऐसे से 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स का मतलब हम इसको 5 × 10 कर दें तब भी तो वही हो गया। तो ये क्या हो रहा है, कैलकुलेशन। 10 टाइम्स 5, हम अगर तुमसे ये कहें कि 5 × 10, तो 5 × 10, तो ये इसको क्या कहते हैं, 5 × 10 इज इक्वल टू 50। तो जब आप इसको इज इक्वल टू कहते हो तो इसका मतलब इज लगाते हो। तो 5 × 10 के लिए क्या लगाया आपने, इज लगाया। तो इसका मतलब हुआ कि जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक। और वो भी प्रेजेंट में ही रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन कभी चेंज होता नहीं। आज 2 4 होते हैं तो क्या आज से 100 साल पहले 2 3.5 थोड़े ना होता था, और ना ही 4.5 होता था। तो 2 और 2 4 होते हैं। दिस इज परमानेंट ट्रुथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ काउंटिंग। जब गिनती शुरू हुई तब से आज तक यही हो रहा है, ठीक। और पूरी दुनिया में यही होता है, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो 10 टाइम्स 5 50 होगा। तो ये एकदम जनरल सी बात है। इसके लिए चूँकि हमेशा होता है तो ये पास्ट नहीं होगा। पहली बात कि ये पास्ट नहीं होगा। दूसरी बात कि सिंगुलर होगा। और मेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, ये होगा नहीं, आर होगा नहीं, ये होगा प्रेजेंट में सिंगुलर। क्या लगा, इज लगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो हमने कहा था 25 क्वेश्चन हैं। तो 25 क्वेश्चन होने का मतलब हम हाफ पे पहुंचेंगे 12.5 क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन को 12.5 कैसे करें, चलो 13 कर लेते हैं तो कहते हैं कि हाफ हो गया, ठीक है। अभी नहीं, 13 कर लें तो हाफ बोलें। चलो 13 पे आ जाओ। कहा है कि आई नोटिस दैट द गेस्ट्स ईच। आई नोटिस देखो पास्ट में है और दैट के बाद दूसरा सेंटेंस हो गया द गेस्ट्स। द गेस्ट्स क्या है, प्लूरल। और प्लूरल के बाद क्या लगा है, ईच। अब आपको कोई कहानी याद आई, एक मैंने बात बताई कि प्लूरल नाउन हो चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, अगर इसके बाद ईच लगा है तो आगे जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। अच्छा, अगर ईच के बाद लगा रहे हो नाउन या प्रोनाउन, तो ईच के बाद नाउन या प्रोनाउन लगाओगे तो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। और अगर प्लूरल नाउन प्रोनाउन के बाद में ईच लगाते हो तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ आ जाओ। आई नोटिस दैट द गेस्ट्स, गेस्ट्स क्या है, प्लूरल और बाद में लगा है ईच। ईच का मतलब क्या हुआ, यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगी। अब प्लूरल वर्ब देखो यहाँ पे लिखा है मेकिंग। मेकिंग मतलब क्या हुआ, इज एम आर में से कुछ लगेगा, ठीक है ना। तो प्लूरल वर्ब लगेगी। पहली बात इज और वाज का तो पत्ता साफ हो गया। अब यहाँ देखना है कि आई नोटिस्ड, ये पास्ट में है ना, नोटिस्ड पास्ट में है, तो नोटिस्ड पास्ट में है तो आर को भी काट दो, क्योंकि मैंने जो बात नोटिस की है पास्ट में वो काम भी तो पास्ट में ही हुआ होगा। तो यानी क्या लगाना है, वर लगाना होगा। गेस्ट्स प्लूरल है, इसके बाद ईच लगेगा तो वर प्लूरल होगी। आपके पास ऑप्शन बचा था कौन कौन सा, प्लूरल में ये दोनों कट गए, ये दोनों ऑप्शन थे। और चूंकि आई नोटिस्ड पास्ट में तो ये आर होगा नहीं, तब फिर क्या लगाना चाहिए, वर लगाना चाहिए, ठीक है।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब तो श्योर आधे के आगे निकल गए हैं ना, क्योंकि 12:30 पार कर दिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। द ब्लाइंड। द ब्लाइंड के बाद कोई नाउन आया? नहीं आया। तो आप याद करो, मैंने आप लोगों से कहा था कि द के बाद अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा देते हो, जैसे द पुअर, द रिच, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो जाता है लोग, यानी कि क्या हो जाता है? पीपल। द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग। अगर कहीं लिखा होता है द पुअर, तो मतलब क्या होगा? गरीब लोग। द रिच का मतलब क्या हो जाएगा? अमीर लोग। द लेम का मतलब क्या हुआ? लंगड़े लोग। तो ये मतलब उस कैटेगरी के सारे लोगों के लिए लगता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ क्या आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। अब ढूंढो प्लूरल वर्ब, पूरा सेंटेंस पढ़ लो एक बार। द ब्लाइंड, यहाँ प्लूरल वर्ब। बीन, हाँ, बीन लगा हुआ है, तो बीन का मतलब अब समझ में आ गया ना। बीन का समझ में हो गया, तो बिल तो लगेगा नहीं, बचा ये हैज़ लगेगा नहीं। अब आपके पास क्या बचा है? हैव और हैड। अब देखो, द ब्लाइंड डैश बीन बेनिफिटेड बाय द ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट से ये बताओ, अगर मैं हैड कर दूं तो इसका मतलब पास्ट में लोग इससे लाभान्वित होते थे, इसका फ़ायदा पाते थे, अब नहीं पाते क्या? तो ये जो सेंटेंस है कि अंधे लोगों को ब्रेल लिपि से फ़ायदा मिला है, तो ये प्रेजेंट में भी होगा, क्योंकि चीज़ें आज तक चली आ रही हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो हैव बीन बेनिफिटेड, ठीक। ये हैड क्यों नहीं हुआ? उसके पास एक कारण है कि क्या वो पास्ट में ये बात ख़त्म हो गई? क्या पास्ट में ही ब्रेल लिपि से लोगों को, अंधे लोगों को फ़ायदा मिलता था? नहीं, आज भी मिल रहा है। तो जो चीज़ आज भी जारी है, उसके लिए हम पास्ट नहीं प्रेजेंट लगाएंगे, और इसीलिए हैड गलत है और हैव सही है, ठीक। बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखें क्या कह रहे हैं 15 में। आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। 3/4, ये हो गया 3/4 ऑफ हिज वेजेज। ये वेजेज क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? नाउन में आप लोग पढ़ चुके हैं, एरर वाले में भी मैंने बोला था। एरर का दो मतलब हो, वेजेस का दो मतलब होता है। एक वेजेस तो मतलब होता है हमारे कर्मों का फल, और दूसरा वेजेस क्या होता है? हमारी आमदनी, मजदूरी या हमारी सैलरी। तो जब आमदनी होता है तो प्लूरल होता है, जब फल होता है तो सिंगुलर होता है। देख लेते हैं यहाँ पे है क्या आखिर। तो इन्होंने कहा कि 2/3 ऑफ हिज वेजेज डैश बीन स्पेंट ऑन फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। उसकी वेजेस का 3/4 परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च हो जाता है। तो फल खर्च हो जाता है या उसकी कमाई? तो कमाई खर्च हो जाती है। यहाँ वेजेस का मतलब क्या है? कमाई, अर्निंग है। तो अगर अर्निंग है तो प्लूरल है, तो यहाँ जो वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। अब ये तो हमें तय हो गया कि यहाँ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? यहाँ बीन दिया हुआ है। बीन होने का मतलब फिर अब क्या होगा? हैव होगा, क्योंकि हैज सिंगुलर होगा, जाहिर सी बात है हैव लगेगा। ये जो बीन जो है, इज और आर के बाद तो बीन लगता नहीं, लगता किसके बाद है? हैज के बाद और हैव के बाद। और अभी कहा था कि 3/4 ऑफ हिज वेजेज, जो कि वेजेज क्या है? कमाई। कमाई प्लूरल में होती है, तो अब हैज नहीं लगेगी, क्या लगेगा? हैव लगेगा, हैव बीन स्पेंट, ठीक है। अब आ जाओ 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। अब देखो 16 क्या कह रहा है जी, ये आ गए 16, काहे भाग रहे हो जी, ठीक है। ये रहा 16 कह रहा है कि मेनी अ पैसेंजर। आपको याद आया कुछ इस तरह से, मैंने एक बात बताई थी कि आ मेनी लिखा हो तो और मेनी आ लिखा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? आ मेनी के बाद प्लूरल सब कुछ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अच्छा, जब मेनी के बाद आ होगा, ये मेनी के बाद आ होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ क्या लिखा है? मेनी के बाद आ लगा हुआ है,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो मेनी ऑफ पैसेंजर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ क्रश्ड टू डेथ मतलब कुचल के उनकी मौत हो गई इन द स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है? भगदड़। भगदड़ सुना है ना, जैसे कहीं बहुत भीड़ हो और कोई आके कहे कि अरे बम बम, तो आदमी भागना शुरू करेगा, और इतना भागेंगे ना कि जो नीचे गिर गया उसके ऊपर से कुचलते भाग जाते हैं लोग। ठीक, तो जितना बम में ना मरते हैं ना, उससे ज़्यादा तो कुचल के और दब के मर जाते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो बहुत सारे पैसेंजर भगदड़ में दब के मर गए, कुचल के मर गए। अब आपको चलो वो तो सेंटेंस की बात हो गई। यहाँ क्रश्ड क्या मतलब क्या हुआ? कुचल गए, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ कि ये पैसिव में भी आ सकता है। तो अब क्या करोगे? मेनी मेनी के बाद आ का मतलब सिंगुलर होगा। सिंगुलर होने का मतलब आर, वर और हैव तो गए काम से, इनका तो कोई काम नहीं है। ठीक, मेनी के बाद आ लगने का मतलब सिंगुलर, और एक ही है सिंगुलर, यहाँ पे केवल वाज है। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्या कह रहा है? देखो, यो फ्रेंड एंड कोच। अब ये बताओ, यो फ्रेंड एंड कोच, एक के पहले योर लगा है, कोच के पहले नहीं लगा है, तो इसका मतलब हुआ कि कोच और फ्रेंड दोनों क्या हैं? एक ही है। कोई आदमी है जो तुम्हारा कोच भी है, तुम्हारा फ्रेंड भी है, या कोई तुम्हारा दोस्त है वही तुम्हारा कोच भी है, मतलब किसी काम में वो सीनियर होगा तो वो क्या होगा? वो तुम्हारा कोच हो जाएगा, वो तुम्हें ट्रेनिंग देगा। ठीक है, तो क्या ये दो लोग हैं या एक, ये बताना हमें कि फ्रेंड एंड कोच दो लोग हैं कि एक आदमी है। तो ये क्या है बच्चा? एक आदमी है। क्यों? अगर योर एक बार लगा है तो इसका मतलब एक आदमी है। अगर दो लोग होते ना तो यहाँ भी योर लगा होता। ठीक, तब क्या होता? योर फ्रेंड एंड योर कोच, तब प्लूरल होता। अगर एक बार लिखा योर फ्रेंड एंड कोच तो इसका मतलब क्या होगा? ये सिंगुलर वर्ब होगी। अब सिंगुलर वर्ब लगाओ, चलो ढूंढो कौन सी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, नहीं लगेगा। हैज मेट ये सिंगुलर है, इज मेट ये सिंगुलर है, मीट जो है ये सिंगुलर है। अब तीन सिंगुलर मिल गई। अब लो भैया, अब लो, अब ढूंढो। अब तक एक मिलती थी, अब की बात तीन तीन मिली हैं। क्या करोगे? अब आगे पढ़ना पड़ेगा। मी इन द स्टेडियम एवरी डे फॉर, अब मिल गया हमको। एवरी डे का मतलब क्या हुआ? रोज की आदत है। रोज की आदत मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो ये दोनों कट गए, क्या हो गया? मीट्स मी। ठीक, समझ में आ गया? जो काम रोज रोज होता है वो आदत का होता है, इसलिए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, और एक ही ऑप्शन बचा सी वाला। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, इस पर ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है ना, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऐसा करके था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि एंड से जुड़े चाहे जितने 100-200 जोड़ लो, यहाँ से लिखना शुरू करो, चौराहे तक लिखते जाओ एंड से, और अगर उनके पहले ईच लगा हुआ है या एवरी लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। यहाँ तो ईच और एवरी दोनों लगे हैं, मतलब शेर नहीं सवा शेर हैं। एक स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के ऊपर ईच एंड एवरी दो दो डिटर्मिनर लगे हुए हैं, तो मतलब ये तो महा सिंगुलर होगा। केवल ईच से सिंगुलर होता, केवल एवरी से सिंगुलर होता, यहाँ तो ईच एवरी दोनों है, तो ये महा सिंगुलर हो गया। ठीक, तो महा सिंगुलर हो गया, मतलब समझ में आ रहा है ना? ईच एंड एवरी स्टूडेंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो देखो हु के बाद इज लगा है, ठीक है, who is listening, ठीक, each and every student who is listening these lectures dash invited by the head of department, तो यहाँ कैसी वर्ब लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे। तो हैज इनवाइटेड तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो लिखा ना बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब ये पैसिव वॉइस है, तो हैज़ तो केवल एक्टिव वॉइस हो जाएगी, हैज़ बीन होना चाहिए, हैज़ बीन ये हो गया हैज़ बीन इनवाइटेड बाय, क्योंकि हैव का तो कोई चांस नहीं है, ये प्लूरल हो रहा है ना, हैव और हैव बीन तो प्लूरल है, इसे नहीं लगेंगे। दो ऑप्शन आपके पास थे सिंगुलर के, सिंगुलर का एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था। ठीक, अब चूंकि इनवाइटेड के बाद क्या लिखा? बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि पैसिव वॉइस है, और ये क्या होगा? ये पैसिव वॉइस है, तो ये दूसरा वाला आपका सही होगा, पहला वाला
गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 18 तमाम। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 और 20। चलो इनका भी करते हैं राम नाम सत्य। अब ये देखो, अ व्हाइट एंड ब्लैक हॉर्स, अ व्हाइट एंड अ ब्लैक हॉर्स। देखो जुड़ा किससे है? एंड से। व्हाइट के पहले क्या लगा है? अ, और ब्लैक के पहले क्या लगा है? अ। इसका मतलब कि दो अलग अलग घोड़े हैं। अ व्हाइट हॉर्स मतलब एक सफ़ेद घोड़ा, एंड अ ब्लैक हॉर्स का मतलब एक काला घोड़ा। तो यहाँ कितने हो गए कुल? 2 हॉर्सेस। 2 हॉर्सेस क्यों? अगर दो ना होते तो दोनों के पहले आ ना लगता था, एक ही बार आ लगाना पड़ता। तो यहाँ क्या होगा? डैश हार्नेस्ड इन द चैरियट ऑफ द प्रिंसेस फॉर द ओकेजन। तो राजकुमारी की के रथ में इस अवसर पर 2 घोड़े हार्नेस कर दिए गए थे। ठीक है, तो अब ये रेगुलर की आदत तो है नहीं भाई। अच्छा, एक काला घोड़ा एक सफ़ेद घोड़ा है, तो यहाँ 2 घोड़े हैं। 2 घोड़े होने का मतलब ये वाज और इज की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या हैज की है? हैज की भी तो नहीं होगी, क्योंकि हैज आल्सो इज सिंगुलर। तो वाज सिंगुलर और इज सिंगुलर, सिंगुलर कोई लगाना नहीं है। 2 हॉर्सेज माने जाएंगे तो क्या लगाना होगा? वर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। इज देयर एनी डिफिकल्टी? अरे वाह, क्या बात बनी। क्वेश्चन नंबर 20, इज देयर एनी डिफिकल्टी? वाह 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 वाह, हम भी पोएट हो गए हैं। ठीक है, चलो मजाक की बात थी। आओ क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है द कैप्टन एज वेल एज द सोल्जर्स। फिर वही बात आ गई। ठीक है, एज वेल एज से अगर जोड़ा होगा तो वर्ब किसको देख के लगेगी? पहले वाले को। एक ही रूल कितनी बार दोहराएं? अब नहीं दोहराएंगे, ठीक, बता चुके हैं। एज वेल एज लगा होगा तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, और पहला सब्जेक्ट है द कैप्टन सिंगुलर, तो इसलिए वहाँ वर्ब लगेगी सिंगुलर। अब ढूंढो, अटेंड क्या है? प्लूरल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो प्लूरल होती है, ये नहीं लगेगा। अटेंड ये एस सही हो सकता है। वाज अटेंडिंग ये भी सिंगुलर है। हैज़ अटेंडेड ये भी सिंगुलर है। ये सिंगुलर है। अब कैसे करोगे? ये लिखा एवरी डे। एवरी डे का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वाज और अटेंडेड। अब क्या बचा? बी बचा। समझ गए? साफ साफ कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, एज वेल एज लगा, ये सब्जेक्ट हुआ। एवरी डे लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी। सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर में क्या होगा? ये गलत हो गया, प्लूरल है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर, ये सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर ये कंटिन्यूअस का हो जाएगा गलत, ये परफेक्ट का हो जाएगा गलत। ठीक, अब आगे आओ क्वेश्चन नंबर 21। केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं। अब आ जाओ, द कंडीशन ऑफ द फ्रूट्स लाइंग इन दीज बास्केट्स डैश नॉट गुड इनफ टू बी ईटन। दीज बास्केट्स मतलब इन टोकरियों में, लाइंग द फ्रूट मतलब जो आम रखा हुआ है, उन कामों की कंडीशन खराब है, या कंडीशन ऐसी नहीं है कि खाया जा सके। तो सब्जेक्ट एक्चुअली कौन है इसका? इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? ये वर्ब होगी, तो उस वर्ब का सब्जेक्ट कंडीशन होगा कि फ्रूट्स होगा कि दीज बास्केट्स होगा। तो एक्चुअली इन टोकरियों में जो फल रखे हुए हैं उनकी दशा खराब है। तो क्या खराब है? क्या बास्केट खराब है? नहीं। क्या फ्रूट खराब है? नहीं। फ्रूटों की दशा खराब है, हाँ। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? कंडीशन। अच्छा, दूसरा जो प्रीपोजिशन वाली बात बताए थे, अगर वो देखना चाहो तो देख लो। यहाँ हमें लगानी है वर्ब। वर्ब के पहले सब सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखा? यहाँ इन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट ये हो गया। लेकिन इसको किससे? ऑफ से जोड़ा गया है, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? अब द कंडीशन हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, तो द कंडीशन के लिए क्या लगाना चाहिए? सिंगुलर लगाना चाहिए। तो द कंडीशन के लिए ना आर होगा, ना हैव होगा, और ना ही वर होगा। क्या लगेगा? इज होगा। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 में? चलिए भैया जरा इनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। तो 22 है कि समन्स अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ सम्मन आ गया। ये सम्मन होता है। सम्मन का मतलब क्या हुआ? बुलावा, पत्र। ठीक है, तो
समन्स डैश अगेंस्ट देम इशूड बाय द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी कर दिया है। अब ये देखना है कि समन सिंगुलर है या प्लूरल है। तो समन्स याद है आपको, समन्स जो कोर्ट से आदेश आते हैं वो समन्स क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये आर तो लगेगा नहीं और तो हैव तो लगेगा नहीं। अब आपके पास बच रहा है क्या, हैज और हैज बीन। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखा, इशूड बाय द सिविल कोर्ट, बाय द सिविल कोर्ट। अब बाय द सिविल कोर्ट का मतलब पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है तो हैज बीन होगा। बात समझ में आ गई, तो हैज बीन होगा, हैज नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव में होता तो हैज लगता और पैसिव में है तो हैज बीन लगेगा। ठीक, क्लियर हो गई। 22। अब केवल कितने बचे हैं, 3, 1 2 3 शुरू हो गया ये 23, फिर पोएम बन गई। वाह वाह, आज किसकी आत्मा आ गई है, रात हो गई है बच्चा, आत्मा आने का समय हो गया, 11:30 बज रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो, द जेंट्री ऑफ द सिटी, द जेंट्री ऑफ द सिटी। अब जेंट्री क्या होता है, प्लूरल होता है। देखो फिर आप लगा, द सिटी लगा, द जेंट्री लगा, तो जो वर्ब होगी ना किसके लिए लगेगी, जेंट्री के लिए। और जेंट्री क्या होता है, प्लूरल। जैसे चिल्ड्रन, पीपल, पुलिस, जेंट्री, क्लर्जी, पिजेंट्री, टेनेंट्री, ऐसे ही होता है। तो जेंट्री इज अ प्लूरल टर्म। ठीक है ना, जेंट्री क्या है, एक प्लूरल टर्म है। और ऑफ लग गया है तो वर्ब इसके लिए लगेगी, जेंट्री के लिए प्लूरल वर्ब लगेगी। अब जेंट्री के लिए प्लूरल वर्ब लगाओ, इज वाज तो लगेगा नहीं। ठीक है, आगे लिखा है डैश प्रेजेंट इन द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आप बोलो क्या होगा, है प्रेजेंट तो होता नहीं, इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, वाज प्रेजेंट, वर प्रेजेंट ऐसे होगा, तो हैव नहीं लगा पाओगे, तब क्या लगाओगे, वर प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 24 और एक क्वेश्चन इसके बाद और बचेगा। दैट डे की बात है, बस ध्यान देना, जरा गौर करना। दैट डे उस दिन, मतलब कि वो बीत गया, काफ़ी दिन बीत गया होगा। ठीक है, कई दिन बीत जाने की बात कह रहे हैं तो पास्ट की बात होगी। जैसे ही लगा दैट डे, इसका मतलब ये किस में आ गया, पास्ट में। पास्ट में होने का मतलब ये और ये कट गए, दो, यहीं से देखो, दो ये कट गए। आ फ्यू फिश, अब देखो फिश के पहले आ फ्यू लगा है तो फिश क्या हो गई, प्लूरल हो गई। समझ गए कैसे होती है प्लूरल, ये तो आपको भली बात याद होगा। जो फिश है देखो, वन लिखोगे तो क्या लिखोगे, फिश, और अगर लिखा 10 तो भी क्या लिखोगे, फिश, फिशेस तो होता नहीं। तो जब यहाँ पे अ फ्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये फिश क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल लगा दो ना, बात खत्म हो गई जी, और क्या करना है। तो ये प्लूरल है, चूँकि अ फ्यू फिश, ये प्लूरल है, फिश ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है काट, वर्ब की क्या है, ये थर्ड फॉर्म हो गई, तो इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, वाज या वर या इज या आर या हैज बीन, जो भी, अभी देखते हैं क्या लगेगा। तो अ फ्यू फिश प्लूरल है, इसलिए इज तो लगेगा नहीं और वाज तो लगेगा नहीं। अब आपके पास आपके पास क्या बचा हुआ है, वर और आर बचा हुआ है। वर और आर कैसे लगाओगे, अभी मैंने कहा था ना, दैट डे लगाने का मतलब क्या हुआ, बहुत पहले की कहानी है, तो आर नहीं लगेगा, दैट डे के लिए क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। हो गई बात, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, द चिल्ड्रेन डैश प्रिफर प्लेइंग आउटडोर गेम्स नाउ अ डेज। बच्चे आजकल आउटडोर गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं। कौन जाता खेलने, बच्चे तो आजकल घर में घुसे मोबाइल पे वीडियो गेम खेला करते हैं। बाहर निकल के पेड़ पे चढ़ना और ये सब पार्क में धूल मिट्टी खेलना है तो किसी में होता ही नहीं। अब खेलेंगे क्या, थोड़ी सी धूल मिट्टी उड़ेगी तो अब सबको जुकाम पकड़ लेगा, नाक बहने लगती है, तो खेलेंगे क्या, आउटडोर क्या खेलेंगे, उनकी ज़िंदगी बस वहीं मोबाइल में घुसे रहने में गुजर जाएगी। अच्छा चलो, द चिल्ड्रेन डैश प्रिफर प्लेइंग आउटडोर गेम्स नाउ अडेज। बच्चे आजकल
आउटडोर गेम्स खेलना पसंद नहीं करते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। तो चिल्ड्रेन क्या है? चिल्ड्रेन है प्लूरल। तो प्लूरल होने का मतलब हुआ यार ये डज तो नहीं लगेगा, बाकी सब लग सकते हैं। अच्छा, नाउ अ डेज लिखा है मतलब आदत हो गई, आदत हो गई तो फिर किस में आ जाएगा? तो डिड नहीं होगा, ठीक है, चूंकि तो पास्ट में हो जाएगा ना। अच्छा, आर नॉट प्रेफर, आर नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती तो इसका मतलब क्या हुआ? डो नॉट प्रेफर, ये प्रेजेंट की आदत के लिए लगा हुआ है, पसंद के लिए लगा हुआ है। तो ये रही कहानी आपके 25 क्वेश्चंस की। कौन से क्वेश्चन थे ये? 25 क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। 25 क्वेश्चंस आर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और मोड कौन सा था आज का? आज का मोड था फिलर्स, हम लोग कर रहे थे, एरर ख़त्म कर चुके हैं। तो फिलर्स के 25 क्वेश्चंस आपके हो गए। ठीक, बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो। और अगर कोई आपको सुझाव देना है तो बेहिचक दीजिए भैया, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी का सुझाव ही नहीं आता। ठीक है, और पढ़ाई करिए, मस्त रहिए और जल्दी से रिजल्ट ले आइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।